तो मेरे ख्याल ये हम जॉन हुसैन साहब से पूछ लेते हैं कि आपकी क्या इत्तलात हैं कि ये जो ईरानी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक हमला और मुतवक्के है, और इस जो वाशिंगटन की मुलाकात है ट्रम्प नेतन्याहू की, वो भी शायद इसी मकसद के लिए हो, और दूसरा ईरानी सदर ने जो दावा किया है कि जी मुझ पर भी कातलाना हमला का प्लान हुआ था या हो सकता था, ये क्या इत्तलात हैं, आप वहाँ क्या सुन रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब बुलाने के लिए। यहाँ पे पहले अगर बात करें हम इसराइल के हमले की कि अगर हमला कर सकता है या नहीं इसराइल, देखें जो यहाँ पे जो लोग समझते हैं जिस बात को, वो ये समझते हैं कि नेतन्याहू इस वक्त बहुत प्रॉब्लमैटिक पोजीशन में है, बहुत मुश्किल में है इसराइल में। अब कोशिश ये चल रही है नेतन्याहू की कि वो किसी तरीके से यूएस को आमादा कर दे कि वो ईरान के ऊपर हमला कर लें। न्यूक्लियर प्रोग्राम का तबाह करना एक बहाना था, ये हम सब ने देख लिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई, ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आए, आईएईए की भी स्टेटमेंट आई है, कंप्लीटली तबाह नहीं हुआ है प्रोग्राम, लेकिन वो हदफ कभी था नहीं। रेजिम चेंज जो उनका हदफ था वो उनको पता चल चुका है कि काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि लोग एक साथ आ गए। यहाँ पे जो इतलात मुझे मौसूल हुई है इंटरनल जराए से, वो ये मौसूल हुई है कि 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इसराइल हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स ये नहीं चाहता, और यूनाइटेड स्टेट्स पीस चाहता है, जिसकी वजह से टर्की के थ्रू और मुख्तलिफ कतर के थ्रू और मुख्तलिफ दूसरे चैनल्स के थ्रू यूएस ने रिक्वेस्ट की है ईरान के साथ कि वो बातचीत करें। पेज़ेश्कियान साहब की जहां तक बात आती है, बिल्कुल हमला करने की कोशिश पेज़ेश्कियान साहब के ऊपर, पेज़ेश्कियान साहब ने जो कहा है बिल्कुल उस पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि जब ये 12 दिन की जंग थी तो बहुत इंटेंस सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए जा रहे थे, और कोशिश की जा रही थी इसराइल की तरफ से कि पेज़ेश्कियान साहब को निशाना बनाया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, बहरहाल ये इस चीज़ की मालूमात मुझे नहीं है। सही है। अच्छा ये बताइए कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच, एक तो आप बता रहे हैं कि वो इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, कतर हो तरीक़ा उनके ज़रिए, लेकिन क्या दरपर्दा कोई डायरेक्ट चैनल एक्टिव है अमेरिका और ईरान के बीच? देखिए, डायरेक्ट चैनल तो एक्टिव नहीं है। जो मुझे तफसीलात मौसूल हुई हैं वो ये हुई हैं कि टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदान, उन्होंने 4 दिन ब्रिक्स समिट से 4 दिन पहले स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। उसके बाद ब्रिक्स समिट के दौरान उन्होंने जो अरागची साहब है फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उनके साथ गुफ्तगू की और उनको कन्वे किया कि यूनाइटेड स्टेट्स बात करना चाहता है। सिमिलरली कतर के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ने मैसेजेस भिजवाए कि आप हमसे बात करें। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इस वक्त कोई डायरेक्ट चैनल नहीं है, अनऑफिशियल चैनल जरूर है जो डायरेक्ट हो, बट कोई डायरेक्ट चैनल ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। और ईरान इस वक्त जो यूएस की जो बात करने की जो उन्होंने प्रपोजल दिया है उसके ऊपर अभी भी रिव्यू कर रहा है, क्योंकि जैसा कि इरशाद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है और भरोसा होना बहुत जरूरी है। पहले वो बातचीत कर रहे थे, उसको सैबोटाज ही यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, तो अभी इस वक्त बिल्कुल भी यहाँ पे ना ऑफिशियल्स के अंदर इतना एतमाद है, ना लोगों के अंदर इतना एतमाद है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि किसी भी तरीके की बात की जाए। अच्छा, ये फरमाएं कि ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो ट्रंप का तो एक ही मुतालबा होगा कि जब आप एटमी प्रोग्राम के हवाले से पीछे हटें, और वो जो एक कंसोर्शियम भी बनाना चाहते हैं गल्फ़ स्टेट का, कुछ और तजावीज़ भी हैं, तो क्या ईरान किसी भी स्टेज पर ये मानने को तैयार होगा कि हम एटमी प्रोग्राम अपना ख़त्म कर देते हैं और उसके बदले में जो 25 अरब 30 अरब डॉलर की पेशकश हो रही है और 6 अरब डॉलर के जो उनके रिज़र्व हैं वो फ्री करने की कोशिश हो रही है, उस पर कोई आमादा हो सकता है? कोई ऐसी सोच मौजूद है कि एक अमन का वक्फ़ा लिया जाए, तरक्की खुशहाली की तरफ जाया जाए और फिर बाद में सोचा जाए? शाह साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये। और देखें, पहले भी ईरान को डील्स दी गई हैं, इस तरीके की बातें की गई हैं ईरान के साथ। $100 बिलियन से ज़्यादा ईरान के एसेट्स इस वक्त सीज हुए हैं दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, और ईरान को पेशकश काफ़ी प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बोला था, और काफ़ी सारी बातें इस पे पहले भी कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ कि आप इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दें, लेकिन ईरान ने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं की। अगर स्टेबिलिटी चाहता ईरान, अगर खुशहाली चाहता मॉनेटरी टर्म्स में, माली हैसियत से, तो पहले से वो ये इकदाम उठा चुके होते कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दें। ईरान ने बहरहाल एक प्रिंसिपल्ड स्टांस लिया, एक उसूली स्टांस लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो मुल्क की ज़रूरत है इन्रिचमेंट वो हम करेंगे, हम किसी के ऊपर जो है वो पूछेंगे नहीं, हमारा अपना प्रोग्राम है, हम चलाएंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियल से भी जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर आता है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर इन्रिचमेंट। किसी भी हालत में ईरान न्यूक्लियर इन्रिचमेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा,
जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं, और आवाम भी इनकी यही चाहती है कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो सिक्योरिटी के ऊपर। सही है। अच्छा, नहीं, लेकिन इससे पहले चूँकि ईरान को कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि हमला भी किया जा सकता है और डायरेक्ट अमेरिका कर सकता है, तो अब तो वो चीज़ सामने आ गई, तो अब भी नहीं सोचा जा रहा। देखें, जो 24 जून से जब से ख़त्म हुआ है मामला, मेरे ख्याल में जो अभी डायनामिक्स हैं हमले के हवाले से कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, उनको समझना चाहिए। इसराइल में जिस हद तक बमबारी और इसराइल में जिस हद तक तबाही है वो रिपोर्ट नहीं की जा रही, वो सेंसर्ड है बहुत ज़्यादा। ईरान का यहाँ पे मौक़िफ़ ये है, या यहाँ पे इनका बिलीफ ये है कि ईरान ने इस जंग में शिकस्त नहीं खाई बल्कि फतह हासिल की है और इसराइल के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया। तो अभी भी जो डेटरेंस है ईरान का, और इसीलिए कहा जाता है, ईरानी कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि वो अटैक करे दोबारा, या इसराइल जो है वो करना नहीं चाहिए, ये भूल होगी, या इसराइल के फायदे में भी नहीं है और अमेरिका के फायदे में भी नहीं है। पहले तो फिर भी आईएईए की इंस्पेक्शंस थी, आपको याद होगा आईएईए की इंस्पेक्शंस थी, ईरान जो था वो टॉप पे था आईएईए की इंस्पेक्शंस में, और उनकी एनपीटी की पूरी जो फ्रेमवर्क्स की उनकी एक्सेप्टेंस थी उस पर ईरान का नाम सबसे सफ़े फहरिस्त सबसे पहले था, जो कंप्लायंस थी। अब आईएईए को भी जंग के बाद अगर शिकस्त खोरदा होता ईरान, तो जंग के बाद वो कंप्लायंस भी खत्म ना करते आईएईए के साथ, वो एनपीटी में भी रहते, लेकिन बिल्कुल ही रिवर्स हमें नजर आ रहा है कि ईरान जिस पोजीशन में था अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नहीं, अब जॉन साहब ये जो सवाल है ये तो मेरे हिसाब से तो ये था, यही सवाल था मेरा। एक जानिब जो है ईरान अपनी ज़रूरियात के लिए यूरेनियम की एनरिचमेंट जारी रखना चाहता है, दूसरी तरफ अब वो मुज़ाकरात भी चाहता है। ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक चैनल बंद तो नहीं होते और ईरान को भी पता है कि वहीं से उसकी बेहतरी की कोई ख़बर आएगी। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईएईए के साथ ईरान ने अपने जो मुआहदे हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। अब उसकी बहाली क्या मुज़ाकरात से मशरूत है, ये बहाल हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि ईरान इस पोजीशन में आ चुका है कि इस सस्पेंशन के दौरान ही अमेरिका भी मुज़ाकरात करेगा और दीगर ममालिक भी? ईरान का ये तासुर है कि इस सस्पेंशन के दौरान ही मुज़ाकरात होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और ऐसा नहीं है कि ईरान पहले एनपीटी पे वापस आएगा या आईएईए पे वापस आएगा, पहले उनकी नेगोशिएशन होगी। जहाँ तक मुझे लगता है पहले नेगोशिएशन होगी, जो पल्स फील कर सकता हूँ वही बता रहा हूँ कि पहले नेगोशिएट करें, पहले बात करें, उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज ईरान दिखाएगा। क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ईरान जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं जाना चाहेगा। अच्छा, ये फरमाएं कि ये यमनी हौसी जो हमले कर रहे हैं, कल परसों भी मिसाइल दागा है उन्होंने, तो क्या ये जवाज़ बन सकता है इसराइल के हमले का? इसको जवाज़ इसराइल बना सकता है? साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। और देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अमेरिका ने पहले ही, हूतियों ने, क्योंकि 2023 और 2024 के बीच में जो अटैक्स किए रेड सी के अंदर, अमेरिका ने पहले ही सीज फायर कर लिया हूतियों के साथ और कहा भाई आप अपना जाने, आपको जो करना है आप करें, हम हमारे साथ लड़ाई ना करें। इसराइल अमेरिका को लाना चाह रहा है, और इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका अगर आता है तो हूतियों का अगेन एंगेजमेंट स्टार्ट हो सकती है अमेरिका के साथ, और अमेरिका उस फ्रंट पे भी सोच रहा है कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स बैड फॉर बिजनेस, कॉमर्स के लिए अच्छा नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल हूतियों को बहाना बना के इस जंग के अंदर आएगा। ना ही मुझे लगता है कि हमास या कोई और हिजबुल्लाह या कोई और मलेशिया के थ्रू या ग्रुप के थ्रू वो इस चीज को एक्सक्यूज बना के आएंगे। होगी तो डायरेक्टली ईरान के ऊपर ही बहाना दिया जाएगा कि जी न्यूक्लियर एनरिचमेंट अभी भी खत्म नहीं हुई है, इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट अभी भी ये लोग कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम हमला करें। जो मेरा ख्याल है वो यही है कि बहाना यही बनाया जाएगा।